एक गांव में भोला नाम का एक मक्कार लालची लकड़हारा रहा करता था, जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक सुबह जब भोला जंगल जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी राधा, जो उसी के स्वभाव की थी, गुस्से से बोली, दूसरों के घरों में देखो कैसे सोने चांदी के बर्तन हैं, और एक हम हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। मेरी तो तुमसे शादी करके किस्मत ही फूट गई। बकवास बंद कर राधा। तुझे क्या लगता है, क्या मैं धन नहीं कमाना चाहता? लेकिन क्या करूं, मुझे लकड़ियां काटने के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। हाँ, लकड़ियाँ तो काटते हो, लेकिन कितने आलस से काटते हो, ये पूरा गांव जानता है। अरे दूसरे लकड़हारे कितनी मेहनत करते हैं। अरे अब मैं काम करने लगा हूँ, यही बहुत बड़ी बात समझ, वरना शादी से पहले काम क्या होता है मैं जानता भी नहीं था। तभी वहाँ भोला का 10 वर्षीय पुत्र अर्जुन आ गया। पिताजी, बहुत दिनों से मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है। तू भी अपने पिता की तरह आलसी है। अरे 10 साल का हो गया है, ये नहीं कि अपने पिता के काम में हाथ बटाए, जंगल जाकर कुछ सीखे। बस हमेशा कुछ ना कुछ स्वादिष्ट खाने की फरमाइश करता रहता है। ये सुनकर अर्जुन हंसते हुए वहाँ से चला गया। तभी भोला की 7 वर्षीय पुत्री लाली भी वहाँ आ गई। तेरा तो कुछ अच्छा खाने का मन नहीं कर रहा लाली? नहीं पिताजी, मेरा तो रोटी खाकर ही पेट भर जाता है। पंडित जी ने मुझसे कहा है कि भगवान जो भी दे उसी में संतोष करना चाहिए। भोला ने अपनी बेटी को कोई जवाब नहीं दिया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर वो एक पेड़ पर लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद थककर वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी भोला के कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। वो चौंक कर खड़ा हो गया। अरे, इस घने जंगल में मेरे अलावा और कोई नहीं है, फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर झाड़ियों में बैठे एक 11 वर्षीय बच्चे पर पड़ी, जो फूट फूट कर रो रहा था। भोला धीरे धीरे उसके पास गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन है। मैं अपनी माँ और पिता के साथ गांव जा रहा था, तभी अचानक एक शेर आ गया और मेरे माता पिता ने मुझे एक पेड़ पर चढ़ा दिया। शेर मेरी माँ और पिता दोनों को खा गया। इतना कहकर मोहन ने सामने की ओर इशारा कर दिया। भोला ने देखा कि वहाँ कुछ कटे हुए इंसानी अंग पड़े थे। अरे, तुम्हारे माँ बाप को तो शेर ने बड़ी ही बेदर्दी से मारकर खा लिया। तुम्हारे माँ पिता के अलावा और कोई है परिवार में? कोई चाचा या कोई ताऊ? नहीं नहीं, मेरी माँ और पिता के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर भोला गहरी सोच में डूब गया। अगर मैं इस लड़के को अपने घर ले जाऊं और इसे पाल पोस कर बड़ा करूं तो मेरा काम आसान हो सकता है। वैसे भी अर्जुन मेरी ही तरह आलसी है। मुझे नहीं लगता कि वो जवान होकर मेरा सहारा बन पाएगा। हाँ, इस लड़के से जरूर फायदा हो सकता है। कुछ ही दिनों में इसे पक्का लकड़हारा बना दूंगा और फिर आराम से बैठकर खाऊंगा। तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा। चलो मेरे साथ। भोला मोहन को अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी राधा चौंक पड़ी। ये कौन है? भोला राधा को एक कोने में ले जाकर सब कुछ बताते हुए बोला, इसे मैं केवल इस वजह से लाया हूँ ताकि मेहनत का काम करवा सकूं। अर्जुन से तो कोई उम्मीद है नहीं। ये सुनकर राधा, जो भोला की तरह ही लालची और मक्कार किस्म की औरत थी, मुस्कुराते हुए बोली, पहली बार तुमने अक्लमंदी का काम किया है। हमें तो बैठे बैठे ही नौकर मिल गया। कल से ही इसे सारा काम सिखा दो। चिंता क्यों करती हो? कुछ दिन तक तो इसके सामने अच्छा बनने का नाटक करो, उसके बाद इससे वही करवाएंगे जो हम चाहते हैं। ये सुनकर राधा भी मक्कारी से मुस्कुराने लगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर फिर धीरे धीरे भोला और राधा अपना असली रंग दिखाने लगे। मोहन, तुम्हें मेरे पति के काम में हाथ बटाना चाहिए। मत भूलो,
अगर मेरे पति तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आते तो तुम भी जंगल में किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाते। ठीक है माँ, मैं भी पिताजी के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगा। अगले दिन भोला मोहन को अपने साथ जंगल ले गया और उसे लकड़ियाँ काटना सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में मोहन जंगल की लकड़ियाँ काटने में निपुण हो गया। देखो मोहन, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर गांव ला सकूं। मैं चाहता हूँ कि अब जंगल में लकड़ियाँ तुम काटो और दूसरे गांव में ले जाकर बेचो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। अगले दिन मोहन अकेले जंगल गया, लकड़ियाँ काटी, दूसरे गांव में बेच आया और शाम को सारा धन भोला के हाथ में रखकर चला गया। देखा तुमने राधा, आखिरकार मेरी योजना काम कर ही गई। सही कहा, हमें तो बैठे बैठे ही एक नौकर भी मिल गया और एक कमाने वाला भी। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। मोहन अब एक जवान मेहनती युवक बन चुका था। भोला अब एक अमीर लकड़हारा बन गया था। जंगल की आधी लकड़ियों का ठेका उसी के पास था। उसके पास बैलगाड़ी, पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन ये सब मोहन की मेहनत का फल था। हमने जिस मकसद से मोहन को पाला था वो मकसद तो पूरा हो गया। आज हमारे पास एक अच्छा घर है, बहुत सारा धन है, नौकर है, चाकर है। अब हमें मोहन की क्या जरूरत है? इसे धक्का देकर बाहर निकाल दो। तुम बहुत ही भोली हो राधा। जब तक लाली का विवाह नहीं हो जाता तब तक मोहन को बिल्कुल भनक भी नहीं लगने देना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तभी वहाँ लाली आ गई, जो अब एक सयानी लड़की बन चुकी थी और मोहन को सच्चे मन से अपना भाई मानने लगी थी। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। कभी सोचा है जब मोहन भैया को ये सब पता चलेगा कि तुम दोनों ने किस स्वार्थ से उनकी परवरिश की थी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? बकवास बंद कर लाली। तुझे कितनी बार कहा है कि हमारी बातें मत सुना कर। मुझे कोई शौक नहीं है। मैं मोहन भैया को सच्चे मन से अपना भाई मानती हूँ और आज तुम सब जो आराम से यहाँ पर रह रहे हो वो सब मोहन भैया की ही मेहनत की देन है। वरना अर्जुन भैया तो दिन भर कुछ नहीं करते, बस आवारा लड़कों के साथ घूमते रहते हैं। ये सुनकर भोला क्रोधित हो उठा। तुझे अपने और पराये की समझ नहीं है क्या? अर्जुन तेरा सगा भाई है और मोहन एक अनाथ है। तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। लाली आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। अगली सुबह मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था कि उसे अर्जुन रास्ते में दिखाई पड़ा, जो नशे में धुत था। अर्जुन, तुम्हें अब कोई काम धंधा करना चाहिए। दिन भर तुम बिगड़ैल लड़कों के साथ आवारागर्दी करते हो। तुम बर्बादी की ओर जा रहे हो। मेरे बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो, दूर रहो मुझसे और मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। अर्जुन ये कहकर नशे में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। मोहन चुपचाप अपने काम पर चला गया। अगले दिन काम पर जाने से पहले मोहन ने अपने पिता भोला से बोला, पिताजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ बेटा, क्या बात करनी है? आप तो जानते हैं कि अर्जुन दिन भर आवारा लड़कों के साथ गांव में आवारागर्दी करता है। इस तरह आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसे कोई अच्छा काम धंधा करा दिया जाए। लेकिन अर्जुन से ऐसा कौन सा व्यवसाय करवाएं? पिछले 10 वर्षों से मैं जमींदार के घर पर लकड़ियां पहुंचाने का काम कर रहा हूं। जमींदार का राजमहल में काफी आना जाना है। मैंने सुना है कि उनकी राजा विक्रम से भी मित्रता है। अगर राजमहल में कोई पद खाली हो और अर्जुन वहां लग जाए तो उसकी संगत भी सुधर जाएगी और वो किसी अच्छे काम में लग जाएगा। पिताजी, भोला ये सुनकर खुश हो गया। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर मैं आज ही जमींदार साहब से बात करूंगा। बस आप अर्जुन से बात कर लीजिएगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से चुपचाप चला गया। उधर भोला मुस्कुराने लगा और सीधे अपनी पत्नी राधा के पास जा पहुंचा। राधा, आज मोहन ने एक जबरदस्त बात कह दी है। भोला ने राधा को सारी बात बताई। राधा ये सुनकर बहुत खुश हो गई। अगर हमारा अर्जुन राजमहल में किसी काम पर लग गया तो गांव में हमारा दबदबा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। मोहन को राजमहल में लगाना मतलब ज्यादा आमदनी और हम और ज्यादा धनवान हो जाएंगे। बस अर्जुन को ठीक से समझा देना। हाँ?
भोला वहां से चला गया। शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो राधा ने अर्जुन को सारी बात बताई। बेटा, अब आवारागर्दी छोड़ दो। मोहन जो कह रहा है उसकी बात मान लो। माँ, कल ही मैंने मोहन को चेतावनी दी थी, मुझे छोटा भाई समझने की गलती ना करे। मैं उसे अपना बड़ा भाई नहीं मानता, फिर भी वो क्यों बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां भोला कमरे में आ पहुंचा। तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा क्या? अर्जुन, तू हमारा सगा खून है। हम भी मोहन को अपना बेटा नहीं मानते, हम तो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और तू ये बात जानता है कि जब तक वो हमारे काम आ रहा है तभी तक वो इस घर में है। जिस दिन उसका काम खत्म होगा उसी दिन उसे धक्के मारकर निकाल देंगे। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए जैसा मोहन कह रहा है वैसा ही करो। उसकी जमींदार से अच्छी जान पहचान है। तुम राजमहल में किसी काम में लग जाओ और जब लाली का विवाह हो जाएगा तब हम मोहन को इस घर से निकाल देंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जब तक मैं राजमहल में किसी काम पर नहीं लग जाता तब तक मैं मोहन से जुबान नहीं चलाऊंगा। उधर मोहन जमींदार की हवेली में बैठा हुआ था। अरे मोहन, क्या हुआ? इस वक्त तो तू कभी नहीं आता। जमींदार जी, आप तो जानते हैं कि मेरा छोटा भाई अर्जुन बुरी संगत में फंसता जा रहा है। हाँ, जानता हूँ। मैंने कई बार तेरे पिता से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, उसी लाड प्यार में वो बिगड़ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अर्जुन को कहीं अच्छी जगह काम मिल जाए। अगर ऐसी बात है तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? आपका तो राजमहल में आना जाना लगा रहता है ना। अगर अर्जुन को राजमहल में कोई काम मिल जाए तो वो सुधर जाएगा, और राजमहल की नौकरी की तनख्वाह भी काफी अच्छी होती है। अगर कोई और होता तो मैं मना कर देता, लेकिन तू अलग है मोहन। मैं तुझसे बहुत प्रभावित हूँ। तेरी मेहनत काबिल तारीफ है। मैं तेरे कहने पर राजा विक्रम से बात करूंगा। कुछ देर बाद मोहन वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार राजा विक्रम के महल में पहुंच गया। उस समय राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ दरबार में विराजमान था। महाराज, आज मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। तो फिर मुझे बताओ जमींदार, वो कौन सा महत्वपूर्ण काम है? महाराज, हमारे गांव में मोहन नाम का एक लड़का है। वो चाहता है कि उसके भाई अर्जुन को राजमहल में कोई काम मिल जाए। राजा विक्रम गहरी सोच में डूबते हुए बोला। कई वर्ष पहले जब मैं छोटा था, पिताजी मुझे हिमालय की पहाड़ियों पर ले गए थे। वहां उन्होंने एक साधु की मदद की। साधु ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तलवार भेंट की और कहा, जब तक ये तलवार मेरे वंश में रहेगी हम युद्ध में अजेय रहेंगे। अब उस तलवार की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि कोई भरोसेमंद व्यक्ति उस कक्ष की निगरानी करे जहां वो तलवार रखी है। बदले में उसे प्रति माह 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। वो सेवा कल से ही प्रारंभ कर सकता है। जमींदार ये सुनकर खुश हो गया और वहां से सीधे मोहन के घर जा पहुंचा। जमींदार मुस्कुराते हुए मोहन से बोला, मोहन, तुम्हारे छोटे भाई को राजमहल में काम मिल गया है। राजा विक्रम ने आदेश दिया है कि कल से वो काम पर आ जाए। उसे सिर्फ उस कक्ष की निगरानी करनी होगी जहां उनके पूर्वजों की तलवारें रखी हैं, और महीने में उसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। ये सुनकर राधा खुशी से झूम उठी। 2000 मुद्राएं, मतलब साल में 24,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब तो हम बहुत धनवान बन जाएंगे। मैं कल से ही काम पर चला जाऊंगा। आज से आवारागर्दी बिल्कुल बंद। मैं तो यही चाहता था छोटे भाई। जमींदार वहां से चला गया। लाली की आंखों में आंसू थे। वो अपने पिता भोला के पास जा पहुंची। देखा पिताजी, जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दिल में आपके और अर्जुन भैया के लिए कितना सच्चा प्रेम है। बकवास मत कर। कितनी बार कहा है, मोहन तेरा सगा भाई नहीं है। जब तक वो हमारे काम आ रहा है तब तक इस घर में है। जिस दिन काम खत्म उसी दिन वो बाहर निकाला जाएगा, और अब तेरी भी कोई नहीं सुनेगा। लाली चुपचाप आंसू पोंछती हुई वहां से चली गई। अगले दिन अर्जुन ने राजमहल में अपना काम संभाल लिया। राजा विक्रम रोज एक बार आकर ये देखता कि तलवार सुरक्षित है या नहीं। एक दिन अर्जुन निगरानी कर रहा था, तभी मोहन वहां आ पहुंचा। तुम यहाँ क्यों आए हो?
ये फल माँ ने भेजे हैं और मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे राजमहल तुम्हारा हो। तुमने मुझे यहाँ पर काम दिला दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बड़ा भाई मान लूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। मोहन चुपचाप वहाँ से चला गया। तभी वहाँ मंत्री जगन्नाथ आ पहुँचा। ये फल देकर कौन गया है भाई? वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन मेरी उससे बनती नहीं। मंत्री जगन्नाथ चुप हो गया क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। सोचा था ये तलवार आराम से चुरा लूंगा, लेकिन राजा विक्रम ने इस मूर्ख अर्जुन को सुरक्षा पर लगा दिया। पर अब चाहे जो हो, ये तलवार मैं किसी भी कीमत पर चुरा कर रहूंगा। इतना सोचकर मंत्री जगन्नाथ वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चाल की चमक थी। कुछ ही देर बाद मंत्री जगन्नाथ फिर से वहाँ लौट आया। तुमने फल नहीं खाए? नहीं मंत्री जी, अभी नहीं। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम काम पर लगे हो, दिन रात तलवार की निगरानी कर रहे हो। काफी थकान हो जाती होगी। तुम एक काम करो, दूसरे कक्ष में जाकर आराम से फल खा लो, तब तक मैं यहाँ पहरा देता हूँ। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। नहीं मंत्री जी, महाराज ने मुझे यहीं तैनात किया है, मैं कहीं नहीं जा सकता। चिंता मत करो, मैं राजा का मंत्री हूँ। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, पहले जाकर फल खा लो, फिर आकर काम संभाल लेना। ना चाहते हुए भी अर्जुन को उनकी बात माननी पड़ी। वो दूसरे कक्ष में गया और फल खाने लगा। इधर मंत्री जगन्नाथ ने उसी पल का फायदा उठाया। वो झट से तलवार कक्ष में घुसा और वहां रखी राज परिवार की दिव्य तलवार को चुरा लिया। फिर बड़ी चालाकी से दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब अर्जुन वापस लौटा तो वहां मंत्री जगन्नाथ नहीं था। बोल तो ऐसे रहे थे जैसे मेरी वापसी तक यहीं खड़े रहेंगे। अच्छा हुआ महाराज नहीं आए, नहीं तो मेरी नौकरी ही चली जाती। अर्जुन के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि राजा विक्रम स्वयं वहां आ पहुँचे। जैसे वो अक्सर तलवार देखने के लिए दिन में किसी भी समय आ जाया करते थे। तलवार कहाँ गई? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। महाराज, तलवार तो अंदर ही रखी होगी। अपनी आंखें खोल कर देख, अंदर कुछ नहीं है। कक्ष पर तू तैनात था, तलवार की सुरक्षा तेरी जिम्मेदारी थी। सीधी तरह बता, तलवार तूने चुराई है या कहीं छिपा दी है? महाराज, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। उसी क्षण अर्जुन को याद आया कि मंत्री जगन्नाथ ने ही उसे फल खाने के लिए भेजा था। महाराज, कुछ देर पहले मेरा भाई मोहन फल देने के लिए आया था। उसके तुरंत बाद मंत्री जगन्नाथ आ गए। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे कक्ष में जाकर फल खा लूं, तब तक वो निगरानी करेंगे। मैंने उनकी बात मान ली और जब लौटा तो वो यहाँ थे ही नहीं। इसका मतलब तलवार मंत्री जगन्नाथ ने ही चुराई है। राजा विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अर्जुन को पकड़कर तुरंत महल ले आओ और मंत्री जगन्नाथ को भी दरबार में तुरंत उपस्थित किया जाए। कुछ ही देर में अर्जुन जंजीरों से बंधा खड़ा था और मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम के सामने मौजूद था। जगन्नाथ, अर्जुन कहता है कि तुमने उसे दूसरे कक्ष में जाकर फल खाने को कहा और तब तक तुम तलवार कक्ष की निगरानी करोगे। क्या ये सत्य है? महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसने खुद बताया था कि इसका भाई फल देने आया था। इसी ने चालाकी से तलवार चुराकर अपने भाई को दे दी होगी। मैं तो आज पूरे दिन इससे मिला ही नहीं। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। महाराज, आप किस पर विश्वास करेंगे? मैं वर्षों से आपका वफादार मंत्री हूँ। अगर मुझे तलवार चुरानी होती तो जब आपने सुरक्षा के लिए किसी को तैनात नहीं किया था तभी चुरा लेता ना। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। बात तो तुम ठीक कर रहे हो मंत्री।
महाराज, ये बालक बिल्कुल शातिर और अपराधी प्रतीत होता है। आप इसके पूरे परिवार को कारागार में बंद कर दीजिए और इसके सामने ही सबको मृत्यु दंड दे दीजिए, तब जाकर ये सत्य बोलेगा महाराज। सैनिकों, जाकर अर्जुन के पूरे परिवार को पकड़ लाओ। कुछ ही देर में सैनिक उन्हें पकड़ लाया। भोला, लाली और राधा डर से कांपते हुए दरबार में खड़े हुए थे। महाराज, इनके बेटे का कोई पता नहीं चला, बाकी तीनों मिल गए। कैसे भी करके मोहन को ढूंढ कर लाओ। इन तीनों को अर्जुन सहित कारागार में डाल दो। कल सूरज उगने से पहले इन सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा, ताकि प्रजा को पता चले कि राजमहल में चोरी का अंजाम क्या होता है। जो आदेश महाराज। महाराज, मैं स्वयं मोहन को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उस दुष्ट को अपने हाथों से घसीट कर आपके सामने ले आऊं। ठीक है, तुम भी सैनिकों के साथ जा सकते हो। मंत्री जगन्नाथ की आंखों में एक विचित्र चमक थी, जैसे उसकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। राजमहल से बाहर निकलते ही मंत्री जगन्नाथ और सैनिक एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। जैसे ही वे अकेले हुए, सैनिक मुस्कुरा उठा। मंत्री जी, आपकी योजना तो पूरी तरह कामयाब हो गई। दरअसल वो सैनिक मंत्री जगन्नाथ से मिला हुआ था। मोहन के बारे में क्या पता चला? मोहन एक अनाथ है, लेकिन फिर भी वो भोला, अर्जुन, राधा और लाली को अपने सगे परिवार से भी बढ़कर चाहता है। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो। कुछ ही देर में मंत्री जगन्नाथ और सैनिक भोला के घर पहुंच गए। मोहन वहां चिंतित खड़ा था। मोहन ने मंत्री और सैनिक को सामने देखा तो चौंकते हुए बोला, मैं महल में ही आ रहा था। गांव वालों ने बताया कि मेरे माता पिता और बहन को सैनिक पकड़कर ले गए हैं और मेरे भाई अर्जुन को चोरी के आरोप में बंदी बना लिया गया है। मेरा भाई सब कुछ कर सकता है, लेकिन चोरी नहीं। जानता हूँ, चोरी तुम्हारे भाई ने नहीं की, बल्कि मैंने की है। मोहन सन्न रह गया। तुमने? हाँ, मैंने ही वो तलवार चुराई और झूठ बोलकर तुम्हारे भाई को बंदी बनवाया। मेरे ही कहने पर महाराज ने तुम्हारे माता पिता और बहन को भी कैद करवा दिया। कल सुबह उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम इसे रोक भी नहीं सकते। अब वही होगा जो मंत्री जी कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, तभी तुम्हारे परिवार की जान बच सकती है। वो तलवार जिसे राजा विक्रम ने सुरक्षा के लिए रखवाया था, अब मेरे पास है। जिसके पास भी वो तलवार होगी, वो अजय हो जाएगा। तुम्हें महाराज को ये बताना होगा कि जब तुम अपने भाई को फल देने गए थे, तभी तुमने मौका देखकर तलवार चुरा ली और उसे एक शत्रु देश के राजा के कहने पर नदी में फेंक दिया, ताकि वो राज्य पर आक्रमण कर सके। राजा विक्रम फिर तलवार को खोजने का प्रयास बंद कर देगा। तुम्हें दंड तो जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हारा परिवार बच जाएगा। मोहन ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। मैं मंत्री जगन्नाथ को दोषी कभी साबित नहीं कर पाऊंगा। मेरा भाई निर्दोष है। राजा विक्रम को सैल प्रवृत्ति के हैं और मंत्री जगन्नाथ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर मैंने इनकार किया तो कल सुबह मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। मोहन के मन में उथल पुथल चल रही थी। मंत्री जगन्नाथ उसे गौर से देख रहा था। क्या सोच रहे हो? मुझे मंजूर है। कुछ देर बाद मोहन राज दरबार में खड़ा था। मंत्री जगन्नाथ आगे बढ़कर राजा विक्रम से बोला, महाराज, दोषी आपके सामने है। इसने रास्ते में ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। क्या तुमने ही वो तलवार चुराई है? मोहन ने राजा विक्रम को गौर से देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मैं एक शर्त पर आपको सारी सच्चाई बताऊंगा। आपको वचन देना होगा कि आप मेरे माता पिता, भाई और बहन को पूरी तरह मुक्त कर देंगे। उनके ऊपर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मैंने सुना है कि आप अपने वचन के पक्के हैं।
मेरे वचन को सारा राज्य जानता है। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे माता पिता और भाई बहन को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अब बताओ, सच क्या है? महाराज, मैं फल देने के बहाने अपने भाई के पास गया था। मौका देखकर मैं उसकी कक्षा में घुस गया और मैंने तलवार चुरा ली। फिर उस तलवार को मैंने नदी में फेंक दिया। ये सुनकर राजा विक्रम अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। नदी में फेंक दी? लेकिन क्यों? मुझे ऐसा करने के लिए संगमगढ़ के राजा भैरव ने कहा था। वो जानते थे कि जब तक ये तलवार आपके पास है तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। वो हमेशा से आपके राज्य पर हमला करना चाहते थे। उन्होंने मुझे बहुत धन देने का वादा किया और मैं लालच में आ गया महाराज। राजा विक्रम अब आग बबूला हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे मोहन की गर्दन पर रखते हुए बोला, मैंने तेरे परिवार को हानि ना पहुंचाने का वचन दिया है, लेकिन तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने तलवार से जोरदार वार कर दिया। मोहन वहीं पर ढेर हो गया। इसके पूरे परिवार को बुलाओ। मैं चाहता हूं कि ये सब देखें कि ये गद्दार किस अंजाम तक पहुंचा। कुछ ही देर में भोला, राधा, अर्जुन और लाली वहां पहुंच गए। लाली ने अपने भाई की लाश देखी और वो फूट फूट कर रोने लगी। मंत्री जगन्नाथ मंद मंद मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी मंत्री जगन्नाथ की चीख पूरे दरबार में गूंज उठी। मेरे शरीर में जलन हो रही है, जैसे आग लग गई हो। मुझे क्या हो रहा है? सभी लोग स्तब्ध हो गए। उसी क्षण वो सैनिक जो मोहन को गिरफ्तार करके लाया था, वो भी उसी तरह चीखने लगा। कुछ ही पलों में दोनों के शरीर में आग लग गई और वो जलकर वहीं राख हो गए। राजा विक्रम हक्का बक्का रह गया। तभी एक रहस्यमयी साधु हाथ में तलवार लिए वहां प्रकट हो गया। आप तो वही साधु हैं जिन्होंने मेरे पिता को हिमालय पर्वत पर ये तलवार दी थी। लेकिन ये तलवार आपके पास कैसे आई? ये तो चोरी हो चुकी थी। गद्दार कोई और नहीं, तुम्हारा मंत्री और उसका सैनिक था। इन्होंने छल से तुम्हारी तलवार चुराई, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये तलवार केवल धर्मी हाथों में ही रह सकती है। जो भी बुरा व्यक्ति इसे पकड़ेगा उसका यही अंजाम होगा। राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। जिसकी हत्या तुमने की वो निर्दोष था। उसने डर के कारण झूठा अपराध स्वीकार किया ताकि वो अपने उन लोगों को बचा सके जिन्होंने उससे कभी सच्चा प्रेम किया ही नहीं। साधु आंसू भरी आंखों से भोला, अर्जुन और राधा की ओर देखकर बोला, केवल लाली ही थी जो उसे सच्चे दिल से भाई मानती थी। बाकी सबने उसे बस एक नौकर, एक काम करने वाला समझा। मुझे क्षमा कर दे बेटा। मैंने तुझे अपना कभी नहीं माना, लेकिन तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी। मैंने तुझे कभी अपने बेटे की नजर से नहीं देखा, लेकिन तूने वो किया जो शायद मेरा सगा बेटा भी ना करता। भैया, मैं हमेशा आपकी बेइज्जती करता रहा और आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तीनों फूट फूट कर रोने लगे। मैंने आपसे कहा था ना पिताजी, एक दिन आपको एहसास होगा, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अब जीवन भर पछताने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। साधु राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, अब तुम इस तलवार के हकदार नहीं रहे। तुमने जल्दबाजी में, क्रोध में एक निर्दोष की हत्या की। इतना कहकर साधु एक रंग बिरंगी चमक के साथ वहां से अदृश्य हो गया। मोहन का अंतिम संस्कार सबके आंसुओं के साथ किया गया और उसके जाने के बाद अर्जुन, राधा और भोला जीवन भर पछताते रहे और राजा विक्रम भी।